नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल औसत ज्ञान में। तो दोस्तों आज जो है हम क्लास 10th का जो है अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान, तो इसका चैप्टर नंबर 3 है मुद्रा और साख, जो कि हमारे द्वितीय आवधिक परीक्षा के लिए जो है आ रहा है। सेकेंड टर्म में जो है ये चैप्टर आ रहा है। तो इस चैप्टर से जो है जो भी इंपॉर्टेंट है हम उसको आज पढ़ेंगे। बिल्कुल पूरे चैप्टर का सटीक विश्लेषण होगा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बिल्कुल आपको जो है परेशानी हो ही नहीं सकती है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। उसके साथ साथ हम देख लेते हैं इसके मुख्य जो बिंदु हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला तो है इसका चैप्टर 3 है, जो कि अर्थशास्त्र का मुद्रा और साख चैप्टर का नाम है। तो इसका पहला हम पढ़ेंगे कि मुद्रा विनिमय का के माध्यम क्यों और कैसे बना। मुद्रा जो है विनिमय विनिमय क्या होता है, तो वो तो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा। दूसरा इसमें पढ़ेंगे कि मुद्रा के आधुनिक रूप, आज के रूप क्या है। बैंक और उनकी ऋण संबंधी गतिविधियां, जैसे बैंक जो हमें ऋण देती है तो उसी पूरा गतिविधि जो है, पूरा जो कार्यक्रम होता है तो उसमें क्या है। साख क्या है। मुद्रा तो हमें पता है, आप लोगों में से बहुत को पता होगा, लेकिन साख नहीं पता होगा। तो साख क्या है। साख की दो विभिन्न स्थितियां, ऋण की शर्तें, भारत के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत, निर्धनों के स्वयं सहायता समूह क्या है। तो इन सब को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मुद्रा। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। जो मुद्रा है वो विनिमय का एक माध्यम। सबसे पहले विनिमय क्या होता है। विनिमय क्या होता है, थोड़ा और इसको डार्क कर लेते हैं। मुद्रा जो है वो विनिमय का एक माध्यम, मतलब मुद्रा क्या है, किस प्रकार इसका है, ये विनिमय क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा विनिमय क्या होता है। जैसे हम किसी चीज़ को लेते हैं, यानी मैं लेने वाला, कोई मुझे देने वाला, तो हम दोनों के बीच जब आपस में चीज़ों का लेन देन होता है तो उसको कहते हैं विनिमय। तो उसी प्रकार जो है, हमने आपसे जो चीज़ लिया उसके बदले मैंने आपको चीज़ दिया। मैंने आपसे कोई वस्तु ली, उसके बदले में आपको, आप मुझे फ्री में तो दोगे नहीं। आम सी बात है। तो आज के समय में अगर हम किसी से कोई वस्तु लेते हैं तो उसका जो है हम उसको वस्तु के बदले क्या देते हैं। अगर हम आज की बात करें तो जाहिर सी बात है, आज हम कोई भी वस्तु लेते हैं तो हम उसको क्या देते हैं, मुद्रा। मुद्रा यानी पैसा देते हैं हम उसको। अब अगर हम देखते हैं अपनी रोजाना की ज़िंदगी में, आप अपने रोजाना के जीवन में बहुत सारी चीज़ें खरीद कर बेचते हैं। आप अपनी रोजाना की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, बेचते हैं। ये सब खरीदारी आप रुपये दे के या रुपये लेकर ही पूरी करते हैं, चाहे आप बेचते हो चाहे आप लेते हो। तो आपका एक आम क्या है, आप किसी चीज़ को लेने के बदले क्या देते हो विक्रेता को, सबसे पहले पैसे देते हो। अगर आप कोई बेच रहे हो तो आप क्या उससे लोगे, पैसे लोगे। दू- इसमें और है कि वस्तुओं का ये लेन देन या खरीदना और बेचना विनिमय कहलाता है। मैंने कहा था विनिमय क्या है, वस्तुओं का लेन देन। यानी मैं अगर आपको कोई वस्तु दे रहा हूँ, आपसे मैं कोई वस्तु ले रहा हूँ, तो ये जो है यही है विनिमय। सबसे पहले विनिमय, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं ये लोग। विनिमय क्या है, वस्तुओं का लेन देन। विनिमय क्या है, लेना देना। आप अपने रोजाना जिंदगी में जो है बहुत सारी चीज़ों का विनिमय करते हो। आप एक अपने दोस्त को जो है बुक लेते हो, बुक देते हो, कलम लेते हो, कलम देते हो, ये सब विनिमय है। अब अगर आगे हम देखें तो इस विनिमय से रुपये लेन देन के माध्यम के रूप में प्रयोग होता है। अब कहा गया कि इस विनिमय में जो है रुपये, रुपया क्या है, जो रुपया है इस जो लेने देने में जो है, वो रुपया क्या है, वो माध्यम है जिसको देकर, माध्यम यानी वही जो है एक एक रास्ता है जिससे हम कुछ खरीद सकते हैं। अगर आज की अगर बात करें तो आज अगर हम कुछ खरीदना चाहते हैं तो एक ऐसा रुपया ही है जिसको जिसको देख हम ले सकते हैं। आज अगर आप दुकान पे जाओगे तो आप अगर कुछ और देना चाहोगे तो क्या वो दुकानदार लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा। उसको चाहिए रुपया, क्योंकि रुपया जो है आज सब लेता है। तो ये जो है विनिमय के लिए इन जरूरी क्या है, विनिमय के लिए बहुत ही उपयुक्त माध्यम कौन सा है, रुपया है। कोई भी लेन देन बिना रुपये के नहीं होता। अगर हम आज किसी भी लेन देन की बात करें, कोई भी लेन देन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर आप एक उदाहरण लो और आप अगर दुकान पर जाओ तो क्या वो बिना रुपये के आपको चीज़ देगा, या फिर आप ही अगर किसी को देते हो तो बिना रुपये के दोगे। तो रुपया जो है विनिमय का एक माध्यम है, जो कि आज जो है इसके बिना कोई भी लेन देन संभव नहीं है। अब है इसलिए जो वस्तु लेन देन के माध्यम के रूप में प्रयोग होता है हम उसे मुद्रा कहते हैं। और इसीलिए जो है जो वस्तु लेन देन के माध्यम के रूप में प्रयोग होता है, यानी जिस वस्तु के द्वारा हम किसी वस्तु को लेते हैं, देते हैं, तो वो जो है वो क्या है, उसे हम मुद्रा कहते हैं। मुद्रा किसे कहते हैं, तो जो वस्तु लेन देन के माध्यम के रूप में प्रयोग होती है उसे हम मुद्रा कहते हैं। अगला पॉइंट है कि आजकल रुपये, पैसे, चेक आदि लेन देन के माध्यम में प्रयोग होते हैं, इसलिए मुद्रा के रूप में जाने जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है कि आधुनिक जो है, आधुनिक विनिमय के माध्यम कौन सा है, मुद्रा है। मुद्रा क्या है, तो जो वस्तु हम लेन देन के माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं, जिस वस्तु को लेन देन के माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं वो मुद्रा है। तो आजकल जो है मुद्रा, मुद्रा कुछ भी हो सकता है। देखिए अगर हम किसी भी प्रकार की वस्तु का लेन देन के माध्यम में प्रयोग करते हैं तो वो मुद्रा है। मान लिया जाए कि अब ये आप आगे पढ़ोगे भी कि जो है मुद्रा जो है
बहुत प्रकार के होते हैं। आज के समय में हम किसी चीज़ को लेने देने के लिए पैसे का प्रयोग करते हैं। हम जो है नोट, चेक, तो ये सब जो है आज आधुनिक रूप से जो है मुद्रा है। आधुनिक भारत के मुद्रे, आधुनिक विश्व का, भारत का नहीं हम कह सकते, विश्व का मुद्रा क्या है? पैसे हो गए, चेक हो गए, इन सब चीज़ों को जो है मुद्रा कहते हैं, जिस चीज़ से हम लेन-देन करते हैं। अब देखते हैं अगला, तो अगला है वस्तु विनिमय। अगला क्या है? वस्तु विनिमय। देखिए, अभी के जैसे आज तो आप किसी भी चीज़ को जो है लेने के लिए मुद्रा का प्रयोग करते हो। आज क्या है? आज आप अगर किसी भी चीज़ को लेते हो, तो जो है किसका प्रयोग करते हो? मुद्रा का प्रयोग करते हो। लेकिन अगर हम पुराने समय में बात करें, तो उस समय लोगों के पास इतना मुद्रा नहीं था, उस समय लोगों की पहुँच से मुद्रा नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे? आज अगर आप अभी से अपने गाँव में ही जाके देखो, तो वहाँ क्या होता है कि किसी वस्तु को लेने के लिए आप चावल दे सकते हो उसको, चावल बेच के ले सकते हैं, गेहूँ बेच के ले सकते हो। तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम वस्तु विनिमय कहते हैं। अब देखिए पढ़ते क्या है कि जब विनिमय का माध्यम रुपया और कोई अन्य वस्तु नहीं होती, बल्कि सीधा वस्तु के बदले वस्तु विनिमय होता है, उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी जब मुद्रा का जो माध्यम है, जब विनिमय यानी किसी चीज़ के लेने देने का माध्यम रुपया नहीं है या फिर कोई अन्य वस्तु नहीं है, सीधा क्या है? उस वस्तु के बदले कोई और वस्तु। यानी मान लिया जाए कि अगर मुझे गेहूँ चाहिए, और तो मैं क्या करूँगा, आपको जो है गेहूँ के बदले अगर मेरे पास चावल है आपको, तो मैं आपको चावल दे के गेहूँ ले सकता हूँ। ये है वस्तु विनिमय प्रणाली। क्योंकि विनिमय आपको पता है, प्रणाली तो एक सिस्टम होता है। वस्तु क्या है? क्योंकि हम वस्तु दे रहे हैं यहाँ पर, हम आपको जो है मुद्रा नहीं दे रहे हैं, हम कोई वस्तु दे रहे हैं, जिसको हम कहेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। वहीं अगर हम बात करें प्राचीन काल, तो प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित थी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज के समय जो है मुद्रा है, लेकिन प्राचीन काल की बात करें तो वहाँ जो थी वस्तु विनिमय प्रणाली थी। लोग जो है वस्तुओं देकर ही दूसरी वस्तुएं खरीदते थे। सभी प्रचलित था, लोग सभी लेन देन वस्तु के बदले वस्तुओं से ही करते थे। अगला है, अगला है कि फिर धीरे धीरे नमक, फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे नमक, कौड़ी, पशुओं के खाले व अन्य कई चीज लेन देन के माध्यम के रूप में प्रयोग होने लगी। यही वस्तुएं मुद्रा के आरंभिक रूप थे। क्योंकि मैंने बताया क्या कि जिस चीज़ से हम लेन देन करते हैं, किसी भी चीज़ से अगर हम लेन देन कर रहे हैं तो वो मुद्रा है। जैसे फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि नमक हो गया, नमक, कौड़ी, पशुओं की खालें, हम पशुओं की खालें देकर किसी चीज़ को खरीद सकते हैं। और भी कई अन्य चीज़ जो है जिसको देकर हम किसी चीज़ को खरीद सकते थे। तो वो जो थे माध्यम जो थे, वही जो थे आरंभिक, यानी मुद्रा का जो आरंभिक स्रोत क्या था? वही था। यानी मुद्रा की जगह पर हम शुरुआत में क्या देते थे? यही सब देते थे, नमक, कौड़ी, पशुओं की खालें, कई अन्य चीज़ जो है दे सकते थे। फिर धातुओं के टुकड़े, सिक्के मुद्रा के रूप में प्रयोग होने लगे। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे जब राजा महाराजा आए, तो उन्होंने अपने नाम का जो है धातु के सिक्के बनाए। अभी भी धातु के सिक्के चलते हैं। तो जो है फिर धीरे धीरे मुद्रा का साधन क्या हो गया? ये धातु के सिक्के हो गए, टुकड़े हो गए, और भी बहुत चीज़ हो गई, धातु के टुकड़े, सिक्के। जैसे हम पुराने समय में बात करें तो सोना, चांदी, इन सब के सिक्के होते थे। इनको देकर हम किसी चीज़ को खरीद सकते थे। फिर अगर हम इससे आगे की अगर बात करें तो उससे और क्या हो जाता है? फिर आज के समय की अगर बात करें, हमने प्राचीन को देख लिया कि वहाँ जो है कुछ समय के लिए शुरुआत में ऐसा होता था कि हम वस्तुएं दे देते थे। हम जो है पशुओं की खालें दे देते थे। इन सब चीज़ों से जो है हम खरीदते थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज जो है नोट हो गए हैं, सिक्के हो गए हैं, चेक हो गए हैं। ये सब जो है मुद्रा के रूप में प्रयोग हो रहे हैं आज के समय में। आज जो हम चीज़ें किससे खरीदते हैं? हम आज जो है इन्हीं सब चीज़ों से जो है वस्तुएं खरीदते हैं। अगर बात करें तो अब तो लेन देन डिजिटल रूप से होने लगा। लेकिन अब अगर बात करें, अब तो डिजिटल रूप से होने लगा है लेन देन। बहुत सारे गूगल पे हो गए हैं, फ़ोन पे हो गए हैं, तो हम जो है डिजिटल रूप से जो है कर देते हैं उनको पे। यह मुद्रा के प्रयोग को सीमित करता है। ये क्या करता जा रहा है कि अब जैसे मुद्रा के प्रयोग, यानी मुद्रा तो एक तरह से ये भी है, लेकिन जैसे धातु के सिक्के हो गए, खाले हो गई थी, तो इन सब के प्रयोग को जो है सीमित करता जा रहा है और लेन देन को और आसान बना रहा है। इससे क्या हो रहा है? लेन देन और आसान बनता जा रहा है। आपके पास एक मोबाइल होनी चाहिए, आप बैंक अकाउंट से किसी को भी दे सकते हो। नहीं तो नोट में ऐसा क्या होता था कि हमें जाना पड़ेगा, हमें बैंक से निकलवाने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर समय आपके पास हो, लेकिन आज तो क्या है कि आप पैसे चाहे कहीं भी हो, आप डिजिटल रूप से जो है उसको दे सकते हैं। अगर आप एक व्यक्ति मान लिया जाए बहुत दूर भी है, तो आपको जो है उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पैसे अगर नोट की बात करें तो उसमें तो ऐसा होता था कि हमें जो है एक व्यक्ति डायरेक्ट उसको जाकर देना पड़ता था, लेकिन आज डिजिटल रूप से क्या है कि हम उसको ऑनलाइन पे कर देते हैं। तो आज ये सब हो गया है। अब अगर हम आगे देखें तो वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष, वस्तु विनिमय प्रणाली का जो है दोष भी है। इसके बहुत सारी जो है खामियां हैं, इसमें बहुत सारी कमी है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या था? पहले तो इसको आप याद करिए। वस्तु विनिमय प्रणाली था जिसमें हम वस्तुओं का लेन देन करते थे। इसी वस्तु के बदले जो है हम वस्तु को देते थे, लेते थे। तो इसके बहुत सारे दोष थे। वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे बड़ी समस्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की होती थी।
इस से सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को तलाश किया जाता है जो एक दूसरे की वस्तुओं को खरीदने के इच्छुक हो। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे बड़ा दोष क्या था कि इसमें जो है दोहरे आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की होती थी। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप एक उदाहरण लें कि आपको जो है गेहूँ चाहिए और मेरे पास जो है मुझे दाल चाहिए, और आपको गेहूँ चाहिए, आपके पास चावल बहुत है। अब मेरे को जो है दाल चाहिए और मेरे पास गेहूँ बहुत है। तो आप मुझसे गेहूँ लेना चाहोगे क्योंकि मेरे पास बहुत गेहूँ है। तो मैं चाहूँ तो आपको दे सकता हूँ, लेकिन मुझे तो दाल चाहिए, तो मैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को खोजूँगा जो कि गेहूँ लेके मुझे दाल दे। क्योंकि वस्तु तो विनिमय का वस्तु ही है, हम वस्तु को देकर ही किसी और वस्तु को खरीद सकते हैं। हम जो है किसी वस्तु को किस प्रकार खरीद सकते हैं, क्योंकि मेरे पास गेहूँ ज़्यादा है तो मैं गेहूँ दे सकता हूँ। अगर मेरे पास क्योंकि चावल है नहीं ज़्यादा, मैं चावल दूंगा तो कल को मुझे चावल की कमी होगी, तो फिर मैं चावल के लिए ढूंढता फिरूंगा। तो मैं तो गेहूँ ही दे सकता हूँ। उसी प्रकार आपको जो है गेहूँ चाहिए, लेकिन आपके पास है चावल और मुझे चाहिए दाल। तो आप तो चावल में लेके क्या करूँगा आपका, क्योंकि मेरे पास तो वो है ही पहले से ही, तो मैं उसको अधिक लेके क्या करूँगा। तो यही होता था वस्तु विनिमय प्रणाली में। इसमें क्या होता था, इसी को क्या कहते थे, दोहरे संयोग की दोहरा संयोग इसी को कहते थे। इसमें सिंपल सा अगर आप उदाहरण देखो तो इसमें क्या है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे बड़ी समस्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की होती है। इसमें सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को तलाश किया जाता है जो एक दूसरे की वस्तुओं को खरीदने की इच्छुक है। यानी जो पहला व्यक्ति है वो जो है दूसरे व्यक्ति को जो है, जो वस्तु दूसरा व्यक्ति को चाहिए और जो वस्तु पहले व्यक्ति को चाहिए, अगर दोनों एक दूसरे को देने के इच्छुक हो तभी हो सकता है। नहीं तो मैंने अभी जैसा कि उदाहरण बताया कि किसके इसको चाहिए चावल और इसको चाहिए गेहूँ, और इसके पास जो है गेहूँ ज़्यादा है, इसके पास जो है चावल ज़्यादा है, इसके पास गेहूँ ज़्यादा है, तभी एक दूसरे को ले दे सकते हैं। लेकिन अगर इसके पास गेहूँ ज़्यादा ही नहीं है, ये इसको देगा नहीं, तो ये फिर किसी और व्यक्ति को खोजेगा। जो पहला व्यक्ति है वो किसी और व्यक्ति को खोजेगा कि वो ऐसे व्यक्ति को खोजेगा जिसको कि चाहिए चावल चाहिए और गेहूँ उसको देने हों। तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत ही परेशानियाँ होंगी उसको ढूंढने में ऐसे व्यक्ति को। दूसरी अगर इसमें देखें तो दूसरा है कि इसे आवश्यकताओं के दोहरे संयोग कहते हैं। जो ये हमने ऊपर पूरा पढ़ा, इसको को ही कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। वस्तु विनिमय से आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का होना अनिवार्य शर्त है, ये तो होना ही था। अगर मान लिया जाए आज आपको मिल गया तो कल ना कल ऐसा होना ही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो वस्तु चाहिए दूसरा व्यक्ति वही वस्तु दे। इसी अनिवार्यता ने मुद्रा के अनेकों रूपों को जन्म दिया, और यही कारण है कि मुद्रा के जो है अनेक रूप जन्म लिए। आज देखिए क्या है कि आज हम अगर पैसे लेके जाते हैं, आज हम कहीं भी अगर पैसे लेके जाते हैं तो हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, चाहे वो वस्तु चावल हो, गेहूँ है। हमें उसके लिए जो है एक्स्ट्रा भुगतान नहीं करना पड़ता है, हमें उसके लिए जो है उसकी मनपसंद की वस्तु नहीं देनी पड़ती है। हम पैसे लेंगे, मान लिया जाए अगर आज मुझे गेहूँ की कमी भी है तो आपको मैंने चावल दिया, आपसे मैंने पैसे ले लिया, अब मैं वो पैसे किसी और को देके मैं गेहूँ खरीद सकता हूँ। तो इससे जो है कितनी आसानी हो गई, तो यही है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे है मुद्रा के गुण जिन्होंने विनिमय को आसान बनाया। मुद्रा के वो गुण, मुद्रा में ऐसा क्या खास था जो वस्तु विनिमय को जो है विनिमय को यानी लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाया, उसके क्या गुण हैं। तो सबसे पहला है कि मुद्रा मूल्य का मापक होता है। मुद्रा जो है उसका एक मूल्य का मापक क्या है कि उसका जो है एक जो है सटीक मान होता है। जैसे अगर मैंने आज आपको 1000 रुपया दिया तो वो 1000 जो है सब जगह कॉमन रहेगा। ऐसा नहीं है कि उस 1000 के बदले जो है आपको कहीं पे कम दिया जाए, उसका मूल्य कहीं अगर कम दिया जाए, कहीं ज़्यादा दिया जाए। जैसे मैं आपको इसका एक उदाहरण लेकर समझाता हूँ कि अगर कल को आप वस्तु विनिमय करते तो वस्तु में अगर आप यहाँ पर चावल लेते तो चावल क्या होता है कि चावल का अगर मान लिया जाए कि आप किसी अलग इलाके में जाते हो जहाँ पर जो है चावल बहुत कम मात्रा में है, तो वहाँ चावल के बदले आपको ज़्यादा मूल्य मिलेगा, चावल के बदले आपको ज़्यादा दालें मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चावल लेके किसी ऐसे इलाके में जाते हो जहाँ पर कि साधारणतः सभी लोगों के पास चावल है, और तो वहाँ जो है चावल का रेट कम रहेगा, तो उसके बदले में जो है आपको कम दालें मिलेगी। लेकिन पैसे में ऐसा नहीं है, 1000 रुपया है तो उसका हर एक जगह मूल्य जो है समान रहेगा। यह विनिमय का सरल माध्यम है। और मैंने बताया था क्योंकि पैसा है तो पैसा जो है सब, पैसे के बदले कोई भी किसी भी व्यक्ति से जो है कुछ भी खरीद सकता है। तो ये जो है ये बिल्कुल सरल माध्यम है। इस अब तीसरा है कि इससे मूल्य को संचित किया जा सकता है। इससे जो है मूल्य को संचित किया जा सकता है, मूल्य को बिल्कुल एक समान किया जा सकता है।
और इसके बाद है कि यह मूल्य को आसानी से हस्तांतरित कर देता है। ये जो है मूल्य को जो है आसानी से हस्तांतरित यानी एक से दूसरे व्यक्तियों को दिया जा सकता है। तीसरा है सुरक्षित और सुविधाजनक होती है। ये सुरक्षित भी होता है और इसमें ज़्यादा सुविधाजनक भी होती है। तो आप देखिए ये सब जो आर्थिक शास्त्र यानी हम अगर एसएसटी की बात करें ना, तो हम अगर इसमें पॉइंट हमने समझ लिया ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि हम अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे इसमें कुछ नहीं था, आपसे पूछा गया कि मुद्रा के गुण जिन्होंने उसको आसान बनाया। तो आज जो है आज और जो प्राचीन काल है उससे कंपेयर करिए। आप अपने आप पर लीजिए, आप कहिए कि अगर मैं एक वस्तु लेके बाजार में जाऊं और फिर मैं लेना चाहूं किसी वस्तु को, तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा। लोग जो है उसको किस तरह की, मुझे परेशानियां आएगी, उनको परेशानियां आएंगी। वही अगर मैं आज पैसे लेके जाता हूँ बाजार में, तो उससे मुझे क्या सुविधा होगा। तो आप इन चीज़ों को जो है सोच कर भी लिख सकते हो, क्योंकि ये ना बस आपको पॉइंट समझना होता है। और पॉइंट हमने आपको समझा दिया कि मुद्रा के गुण क्या है जिन्होंने जो है विनिमय को यानी जो लेन देन है उसको आसान बनाया। ये हो गया। अब हम अगर अगला पढ़ें, तो मुद्रा के आधुनिक रूप, आधुनिक यानी कि ये आज के रूप, मुद्रा के जो है अभी जो है हम वर्तमान में देखें तो क्या रूप है। मुद्रा को अगर आप एक मान लो कि मुद्रा जो है आप उसको सोचते हो, तो आपके मन में क्या विचार उभरता है, क्या आपके मन में आ रहा है। तो सबसे पहले तो इसके लिए आप अपनी आंखें बंद करो, सोचो। पहले आप खुद बनाओ, खुद सोचो, उसके बाद इससे मिलाओ। तो ऐसे में क्या होगा ना कि जो आपको मतलब नहीं भी आता है, जिसमें आपको गलत हुआ, तो वो बिल्कुल आपको जो है कंफर्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। तो मुद्रा के आधुनिक रूप, सबसे पहला है कि मुद्रा ऐसी वस्तु होती है जो विनिमय का माध्यम होती है। बिल्कुल यही यही मुद्रा हम पढ़ क्या रहे थे, यही तो पढ़ रहे थे। मुद्रा क्या है कि ऐसी वस्तु है जो विनिमय का माध्यम है, वस्तु को लेने देने के माध्यम को मुद्रा कहते हैं। सिक्कों के चलन से पहले तरह की चीज़ें, जैसे अनाज, सिक्कों के चलन से पहले तरह की चीज़ें यानी सिक्कों की, सिक्का तो इधर बहुत ही जैसे दस कुछ शताब्दी से आया है लगभग, लेकिन उसके पहले जो है आरंभिक, जैसे हमने पढ़ा था कि मुद्रा के आरंभिक रूप, तो सिक्कों के चलन से पहले तरह की चीज़ें जैसे अनाज थी, नमक थी, कौड़ी थी, पशुओं की खालें थी, पशु थी आदि मुद्रा के रूप थे। अगर हम पहले की बात करें तो प्राचीन समय में, प्राचीन क्या, अगर आप किसी गांव से हो ना, आप किसी अगर छोटे गांव कस्बे से हो ना, तो आप देखोगे कि आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि अगर आपको कुछ चाहिए, तो आप जो है किसी और घर में जो है आपके पास जो चीज़ें हैं उनको जो चाहिए आप उनको देखकर किसी वस्तु को खरीद सकते हो। तो आज भी है, लेकिन आज जो है बहुत ही कम है। आज जो है इसमें क्योंकि काफ़ी परेशानी इसमें हो जाती थी। वही अगर आप आज पैसे बाहर लेके निकलो तो कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन अगर आज चावल लेके आप बाहर निकलोगे किसी चीज़ को खरीदने के लिए, तो आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो उसको लेने के इच्छुक होंगे, बाकी कोई लेना नहीं चाहेगा। तो यही है कि जब सिक्कों का चलन तो आज हुआ, लेकिन इससे पहले क्या था, इससे पहले जैसे हम अनाज दे के किसी चीज़ को खरीद सकते थे। फिर उसके बाद ऐसा आया कि हम नमक दे के किसी चीज़ को खरीद सकते थे। कौड़ी, कौड़ी एक होता है वो, कौड़ी नदी में पाया जाता है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। पशुओं की खालें हो गई आदि जो है मुद्रा के रूप थे इससे पहले। अब अगर हम आगे देखें तो है, अब इसके बाद जो है सोना चांदी व अन्य धातु के सिक्के प्रयोग होने लगे। फिर हमने राजा महाराजा का काल देखा, जिसमें जो है सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, इन सब का प्रयोग होने लगा। अब जो है अगर हम आज की बात करें, तो सिक्का, नोट और चेक मुद्रा के आधुनिक रूप है। आधुनिक यानी आज के रूप क्या है, सिक्के हैं, नोट हैं, तो ये सब जो है आधुनिक रूप है। अब तेज़ी से ऑनलाइन या डिजिटल लेन देन का चलन बढ़ता जा रहा है। अब देखिए इसके बाद जो है आधुनिक रूप में ये भी आ जाएंगे कि ऑनलाइन जो है डिजिटल लेन देन का चलन बढ़ता जा रहा है। आज मुद्रा के आधुनिक रूप निम्न है। आज जो है मुद्रा के आधुनिक रूप जो है निम्न है। जैसे करेंसी हो गया, नीचे जो है करेंसी हो गया, सिक्का और नोट, चेक, ऑनलाइन, डिजिटल, ये सब है जो है मुद्रा के आधुनिक रूप है आज। अब देखिए करेंसी क्या है, हमने पढ़ा पिछली बार करेंसी। करेंसी क्या है, करेंसी क्या है, हमने पढ़ तो लिया कि करेंसी, लेकिन करेंसी है क्या, हम अब इसको पढ़ेंगे। तो करेंसी क्या है कि कागज़ के नोट और सिक्के करेंसी कहलाते हैं। जो कागज़ के नोट है ना, कागज़ के नोट या सिक्के जो है उसको हम करेंसी कहते हैं। करेंसी क्या है, कागज़ के नोट और सिक्के। सिक्के भारत सरकार बनाती है, सिक्के कौन बनाती है, भारत सरकार बनाती है। कागज़ के नोट भारत का रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया जाता है। कागज़ का नोट कौन जारी करता है, भारत का रिजर्व बैंक, यानी कौन है, आरबीआई जो है, वो जो है केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया जाता है। कागज़ के नोट किससे, कहाँ से, अगर आपका आ जाए कि सिक्के को जो है किसी देश में जो है सिक्के का निर्माण कौन करती है, सिक्के का जो है जारी कौन करता है, तो कौन करता है, भारत सरकार करती है। कागज़ के नोट यानी करेंसी जो है ना पूर्ण रूप से भारत सरकार करती है उसको जारी, चाहे वो नोट हो चाहे वो सिक्के हो। और वो भारत सरकार के साथ साथ उस देश का जो है रिजर्व बैंक होता है वो,
जैसे हमारे देश का है आरबीआई। भारतीय कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति या संस्था को नोट जारी करने का की इजाज़त नहीं होती है। अगर हम भारतीय कानून पढ़ें तो उस कानून के अनुसार जो है किसी भी व्यक्ति या संस्था को जो है नोट जारी करने की इजाज़त नहीं है। ऐसा करना कानूनी अपराध है, ऐसा करना कानूनी अपराध है। अगला है कि भारत सरकार का कानून रिजर्व बैंक द्वारा जारी नोटों को इस्तेमाल की वैधता प्रदान करता है। भारत सरकार का जो कानून है उसके अनुसार कहा गया है कि जो रिजर्व बैंक द्वारा जो है नोट जारी किए जाएंगे उसको ही आपको इस्तेमाल करना है। ये बिल्कुल वैधता प्रदान करता है। अब है कि कोई भी भारतीय नागरिक इसको स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। ये बिल्कुल जो है एक तो है कि बिल्कुल निश्चित यानी वैधता, यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग, शब्दों कई बार जो है ना आपको शब्द से जो है पूरा वाक्य आ जाता है समझ में। वैधता यानी वैधता क्या है कि उनको करना ही करना है, वो इसके लिए बिल्कुल वैध रूप से जो है बिल्कुल मान्य है। कोई भी भारतीय नागरिक इसको स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है करती है, जिसको जारी करती है। अब इसको सुन के आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि भाई मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं मेरी मर्जी, मैं उसको नहीं प्रयोग करूँगा। मतलब आपके मन में भारत सरकार ये नहीं कह रही है कि आप जो है उसको बिल्कुल आपको करना ही करना है। भारत सरकार ये कह रही है मुख्य रूप से कि इसको अस्वीकार कोई नहीं कर सकता। अगर वो कह दे कि इसको जिसको मर्जी है वो इसको स्वीकार करे, जिसको मर्जी है वो इसको अस्वीकार करे, यानी इसको लेने से मना कर दे, फिर तो फिर मुद्रा का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। फिर तो आप अगर कल को भारतीय सरकार द्वारा जारी नोटों को लेके जाते हो और किसी दुकानदार को देते हो तो वो इसको नहीं लेगा। फिर तो ये जो है फिर मुद्रा में वही दिक्कतें आने लगेगी, क्योंकि कुछ व्यक्ति नहीं लेंगे इसको, कुछ व्यक्ति लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू घट जाएगी, इसको लोग फिर इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन वही है ना कि भारत सरकार ने कहा कि हर एक भारतीय व्यक्ति भारत में जो है वो इस नोट को लेगा। नहीं लेगा तो आप सरकार से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनको जो है फ़ोन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, उस पे जो है कार्रवाई होगी, उस पे जो है कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये भारत सरकार ने कह रखा है कि हर एक व्यक्ति को लेना ही है। आज अगर आप किसी भी दुकान पर जाते हो, वो अगर आपसे कोई नोट नहीं लेता है, सिक्का नहीं लेता है, तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हो पुलिस को, उस पे जो है कानूनी कार्रवाई होगी। ये है। अब देखते हैं आगे। अगला है बैंक निक्षेप। बैंक निक्षेप क्या है? बैंक निक्षेप, तो देखते हैं बैंक निक्षेप क्या है। ये क्या है कि लोगों द्वारा अपनी बचत की गई कमाई बैंकों में जमा की जाती है। लोग जो है बैंक निक्षेप क्या है, तो पॉइंट पे हमें समझाया गया, पहला समझाया गया कि लोगों द्वारा जो है अपनी बचत की गई कमाई बैंकों में जमा की जाती है। हम जो अपनी कमाई को बचत करते हैं हम उसको बैंक में जमा करते हैं। बैंकों में जमा यही बचत बैंक निक्षेप कहलाती है। और जो हम बैंक में जमा करते हैं ना अपनी बचत को, ये क्या कहलाती है? बैंक निक्षेप। बैंक निक्षेप कहलाती है, बिल्कुल सिंपल। हम जो बैंक में जमा करते हैं पैसे, वो कहलाती है बैंक निक्षेप। बैंक सुरक्षित स्वीकार करता है। बैंक सुरक्षित स्वीकार करते हैं और कभी भी इसको निकालने और जमा करने की सुविधा देते हैं। बैंक जो है, आप अगर किसी बैंक में जमा करते हो आज पैसे, तो वो जो है उसको बैंक स्वीकार करेगा और कभी भी आप चाहो तो निकाल सकते हो इसको या फिर जमा कर सकते हो। और बैंकों में जमा यह धन मांगने पर निकाला जाता है और इसे मांग जमा कहते हैं। अगर जैसे बैंकों में जो आपने जमा किया है धन, तो उसको जो है मांगने पर निकाला जाएगा। जब आप इसको मांगोगे, जब आपकी निकलवाने की इच्छा रहेगी, तो आप जाओगे बैंक में, कहोगे कि भाई मेरा पैसा निकाल दो, तो ये निकाल देंगे आपका पैसा। और जब आप इसे जो है जमा करने को है वो कर देंगे। तो जो आप मांग रहे हो ना, पैसा निकालने को कह रहे हो ना, तो इसी को कहते हैं मांग जमा। मांग जमा। चौथा है कि चौथा क्या है कि इस जमा के आधार पर बैंक नकद भुगतान के स्थान पर चेक से भुगतान की सुविधा करता है। और इसी जमा के आधार पर जो है बैंक नकद भुगतान के स्थान पर जो है चेक भुगतान की सुविधा देता है। यानी जैसे मैंने बैंक में अगर 20,000 रुपये जमा किए हैं, तो मैं अगर 10 रुपये कहूँ कि भाई मुझे चाहिए, तो मांग जमा के अनुसार जो है वो मुझे 10,000 कैश नहीं, वो मुझे चेक भी दे सकता है। और ये चेक जो है मैं किसी को भी दे सकता हूँ तो वो स्वीकार कर सकता है, क्योंकि एक जो बैंक है ना पूरा, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। अब वो चेक वो किसी भी बैंक में जाके, मतलब वो चेक अगर इसके किसी ब्रांच में जाकर जमा करवाता है, या फिर तो वो जो बैंक है उसको कैश दे देगी उस चेक के बदले। तो यही है, ये सुविधाएं हैं। चेक आपने देखा होगा कि ये एक ऐसा कागज है जो बैंक को इस चेक पर लिखे व्यक्ति को निश्चित रकम देने का आदेश देता है। चेक को आपने देखा होगा कि एक ऐसा कागज है जो कि बैंक को इस चेक पर लिखे व्यक्ति, यानी चेक पर जो व्यक्ति लिखा हुआ है
उसको जो है एक निश्चित रकम, यानी आपने जितना उसमें रकम भरा है, 10,000 अगर उसमें रकम भरा है, तो वो जो है आपको देने का आदेश देता है। कौन देता है? वो चेक देता है, वो बैंक देता है। इसलिए चेक भी आज व्यापक रूप से मुद्रा का रूप है। इसलिए जो है चेक भी है जो आज व्यापक रूप से, यानी व्यापारिक रूप से, व्यापक क्या होता है, व्यापारिक रूप से मुद्रा का एक रूप में प्रयोग होता है। आज जो है चेक बहुत ही मुद्रा के एक रूप में प्रयोग होता है। हम हर एक जगह जो हम, जैसे हम बड़े बड़े जो लेन देन करते हैं, तो उसमें जरूर हम कैश नहीं देते, हम जो है चेक का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि इतना सारा कैश एक तो बहुत ही असुविधाजनक है, ऊपर से खतरा बना रहता है, आप उसको इधर उधर रखने में भी आपको दिक्कत होती है। तो आप जो है चेक ले सकते हैं। वो चेक आप किसी भी बैंक को जाकर देंगे तो आपको जो है मुद्रा, उसको जो है कैश दे देगा। तो ये भी जो है हम लेने देने के लिए चेक का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये एक मुद्रा का रूप है। अगला है कि डिजिटल लेन देन भी इसी मांग जमा के आधार पर ही होता है। अगर डिजिटल लेन देन यानी जैसे हम ऑनलाइन पे करते हैं, तो इसी मांग जमा के आधार पर होता है। अब इसी को जो है ऑनलाइन कर दिया है, ये जो चेक पहले आप लेते थे, इसी को ऑनलाइन कर दिया है, तो इसमें सीधे सीधे ऑनलाइन भुगतान होता है, चेक की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल है, इसमें चेक की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगला है बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां और साख का निर्माण। बैंक जो ऋण देती है, तो उसमें क्या क्या गतिविधि है, उसमें क्या क्या वो करती है, क्या क्या उसमें होता है। और जो है साख का निर्माण, साख क्या है तो हम पढ़ते हैं। तो पहला है कि बैंक जनता से धन जमा खातों में जमा करते हैं। बैंक जनता से धन जमा खातों में जमा करते हैं। इस जमा का एक छोटा सा हिस्सा अपने पास रखकर बाकी को अन्य लोगों के ऋण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आप लोगों में से बहुत को ये प्रश्न उठता होगा कि हमसे बैंक लेती है और उसके बाद जो है वो हमसे, मतलब वो पैसे लेती है और वो अपने पास रखती है, और उसके बदले में वो साल भर में हम जो है उस पैसे में जो है इंटरेस्ट जोड़ के जो है हमें ही, और जो है हमारा पैसा बढ़ता भी है। वो करती क्या है पैसे को, वो तो बस रखने के थोड़ी हमें पैसे देती है। तो बात ये नहीं, जब बैंक हमसे पैसा जो लेती है ना, हम जो बैंक को पैसा देते हैं ना, उस पैसे का बस एक छोटा सा हिस्सा वो अपने पास रखती है। बाकी को जो है अन्य लोगों को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी को जो है, जो दूसरे लोग जो बैंक में जाते हैं ऋण लेने के लिए, उनको जो है ये पैसे वो दे देते हैं, उसको जो है इस्तेमाल के लिए दे देते हैं। अब क्या है कि और कर्जदारों से ब्याज लेते हैं, और जो हमने उनको पैसा दिया तो उन्होंने थोड़ा सा रखा, या फिर नहीं भी रखे तो वो थोड़ा सा रखते हैं, उनको इसलिए रखते हैं कि कल को अगर आप उन बैंक से मांगने चले जाएं कि भाई मुझे मेरा पैसा दो, तो वो जो है आपका, उनके पास जो जमा है वही तो देंगे, तो वो इसके लिए थोड़ा सा वो जमा करके रखते हैं। और जो है कर्जदारों से, और जिनको उन्होंने पैसे दिए हैं उनको ब्याज पर देते हैं, तो ब्याज पे उनका पैसा बढ़ता भी रहता है। तो और जो है वो कर्जदारों से ब्याज लेते हैं, इनका लिया जाने वाला ब्याज जमाकर्ता को दिए जाने वाले ब्याज से ज़्यादा होता है। और आपको लगता होगा कि चलो भाई वो हमें ब्याज दे रहे हैं, जो पैसे हमने दिए तो वो तो उसमें हमारे पैसे में जो है उन्होंने ब्याज को प्लस किया, तो उनको क्या फ़ायदा हुआ, उन्होंने तो हमसे लिया, कर्जदारों से उन्होंने ब्याज लिया और हमको दे दिया। लेकिन जो कर्जदार जो पैसे बैंक से लेता है ना, उससे वो ज़्यादा ब्याज लेते हैं, आपको जो ब्याज देते हैं ना बहुत ही कम देते हैं। तो इससे जो ब्याज बचता है वो उनका होता है, उनसे उनको फ़ायदा होता है। तो यही बैंक की आय का प्रमुख स्रोत है, और ये जो ब्याज से पैसे आते हैं ना, इसी से वो कमाते हैं। यही इसका मुख्य स्रोत है। अब आप समझ गए होंगे। बैंक जमाकर्ता और कर्जदारों के बीच जो मध्यस्थता का काम करता है, उससे साख का निर्माण होता है। और जो ये बैंक जो है कर्ज करता, बैंक जो है जमा करता, यानी हम जो है, मैं मान लिया मैं अगर जमा कर रहा हूँ और आप अगर ले रहे हो, तो इन दोनों के बीच में जो है मध्यस्थता का जो काम करता है, एक दूसरे के बीच में जो है ये जो एक साइकिल बना है कि आपने बैंक को दिया, बैंक ने उसको दिया, तो इसका बीच में जो है मध्यस्थता क्या कहते हैं, कि बीच में जो है कोई तीसरा व्यक्ति, दो व्यक्ति के बीच में कोई तीसरा आप दोनों के बीच में जो है काम करवा रहा है। तो वो क्योंकि यहाँ पर बैंक करवा रहा है, आपने बैंक को पैसे दिए, उसने कर्जदार को पैसे दिए, और बदले में कर्जदार उसको बैंक को पैसे देगा, उससे जो इंटरेस्ट हुआ उसने बैंक ने आपको दिया। तो ये एक तरह से जो है आप दोनों के बीच की कड़ी क्या है, बैंक है, क्योंकि आप डायरेक्ट उस कर्जा देने वाले से नहीं जुड़े हुए हो, बैंक उससे जुड़ा हुआ है। बैंक जो है उससे कर्जा लेके तो थोड़ा ही दे रहा है, लेकिन आपको दे रहा है। तो इसी से जो है साख का निर्माण होता है, जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को संचालित करता है। और ये जो है अर्थव्यवस्था में जो है आर्थिक गतिविधियों को जो है संचालित करता है। अब है साख की सकारात्मक और नकारात्मक भूमिका। अगर हम किसी भी चीज़ को देखें, चाहे आप किसी भी चीज़ को देख लें, तो उसमें हमेशा दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो इसी प्रकार अगर हम बात करें कि साख की, तो साख तो हमने अभी पढ़ा पीछे कि जो है बैंक और जमा करता बैंक, और जो है जो पैसे लेते हैं कर्जदार, इन दोनों के जमा करता और कर्जदार के बीच में जो है बैंक का जो
काम होता है पैसे लेन देन का, उसको हम साख कहते हैं, उसी से जो है साख का निर्माण होता है। तो ये साख की कुछ सकारात्मक भी है, कुछ नकारात्मक भी है भूमिका। तो देखते हैं कि बैंकों द्वारा साख निर्माण में लोगों को जमा बचत से धन एकत्र कर उधार दिया जाता है। बैंकों द्वारा जो है साख निर्माण में क्या होता है कि लोगों को जो जमा बचत होती है, जो उन्होंने बचत जमा किया है बैंक में, उससे धन एकत्र करके उधार दिया जाता है, कर्जदार को दिया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में बहुत सी आर्थिक गतिविधियाँ होती है, जिससे जो है हमारे अर्थव्यवस्था में जो है बहुत सी आर्थिक आर्थिक पैसे से रिलेटेड होती है। आर्थिक में भी बहुत सारे लोग खर्च होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर्थिक जो है आर्थिक पैसे से रिलेटेड होती है, आर्थिक गतिविधियाँ यानी पैसे से संबंधित गतिविधि। साख निर्माण में जो कर्ज दिया जाता है उसका भुगतान एक निश्चित समय से करना होता है। अब जो कर्ज मानी बैंक जिसको जो कर्ज देती है, साख निर्माण यानी साख पर इतना ध्यान मत दीजिए, ये वही है, बस आपको शब्द याद रखना है कि जो बैंक और जमाकर्ता और कर्जदाता के बीच में जो एक मध्यस्थता का काम कर रहा है बैंक, उसको कहते हैं साख, के उसी से निर्माण होता है साख का। तो साख निर्माण से जो है कर्ज दिया जाता है, उसका भुगतान एक निश्चित समय से करना होता है, और उस पर एक निश्चित दर से ब्याज देना होता है। तो जो कर्जदाता को जो बैंक ने कर दिया है, तो उसका भुगतान भी एक निश्चित समय देती है कि आपको इतने दिन के अंदर उसको करना है। अगर ऐसा नहीं होता तब तो वो कोई लेके कितना दिन भी वो रखेगा, वो देगा ही नहीं। लेकिन नहीं, बैंक कहती है कि आपको इतने दिन पे करना है, और एक निश्चित ब्याज उस पर जोड़ती है कि आपको महीने का इतना उस पर ब्याज जुड़ता जाएगा। अगर यह ऋण समय से पूरा हो जाता है और कर्जदार की आय में वृद्धि हो में सहायक होता है, तो उसके लिए वरदान साबित होता है। और अगर यही मान लिया कि अगर कर्जदार ने माना, मैंने अगर किसी काम के लिए उससे पैसे ली, और मैंने जो है मेरा काम वो हो गया बहुत ही अच्छे से, मान लिया मैंने एक फैक्ट्री खोलने के लिए बैंक से ऋण लिया, और मेरा फैक्ट्री खोला बहुत ही अच्छा चल रहा है, और मैंने उसका जो है जल्द ही जितना उसका समय था उस पर मैंने चुका दिया उसका कर्जा। तब ये मेरे लिए एक वरदान से कम थोड़ी है। मैंने बैंक से पैसे लिए, मैंने अपना, मेरा काम भी हो गया, मेरा आज बहुत अच्छा खासा इनकम है, मैंने उसका कर्जा चुका दिया। तो ये तो मेरे लिए बिल्कुल वरदान से कम नहीं है। उसकी आय बढ़ने लगी और आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी मेरी। लेकिन अगर इसके उदाहरण के लिए आप जो है, अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं कि इसके उदाहरण के लिए आप पाठ्य पुस्तक में सलीम जूता उत्पादक का उदाहरण देख सकते हैं, या पाठ्य पुस्तक आप जरूर पढ़ें। तो उसमें जो है एक सलीम जूता वाला है, तो उसका आप उदाहरण देख सकते हैं, उसमें एक कहानी है। और उसी प्रकार अगर दूसरी प्रकार ये जो है, ये जो हमने देखा कि उसने जो है बैंक से कर्जा लिया, उसकी जो है कर्जा लेने के बाद उसने फैक्ट्री खोली, और बहुत ही अच्छा जो है उसका जो है फैक्ट्री चलने लगा, उसके बाद उसने बैंक को कर्जा चुका दिया। ये तो अच्छी चीज़ है, ये जो है सकारात्मक है। इसके साथ साथ हम अगर नकारात्मक चीज़ों की पढ़े तो देखते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें, तो जब कर्ज की स्थिति ऐसी बन जाती है, जब मान लिया जाए कर्ज की स्थिति, आपने बैंक से कर्जा लिया और स्थिति ऐसी बन गई कि कर्जदार समय पर लिया हुआ कर्ज अदा नहीं कर पाता और उस पर ब्याज बढ़ता जाता है, तो वह कर्ज के जाल में फंस जाता है। अगर दूसरी तरफ मान लिया जाए कि मैंने किसी फैक्ट्री खोलने के लिए बैंक से कर्ज लिया, और मेरा फैक्ट्री बिल्कुल नहीं चला, मैंने खोल तो दिया लेकिन वो चल नहीं रहा, और मेरे पास क्योंकि मैंने बैंक से कर्ज लिया है तो उस पर जो है ब्याज भी जुड़ रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या है, मेरे पे धीरे धीरे कर्ज का जाल और बढ़ता जाएगा, मैं उसमें बिल्कुल पूरी तरह फंस जाऊंगा, और उसको अपनी स्थायी पूंजी, जमीन, घर, कारखाना और कुछ और बेचना पड़ता है। आय खत्म होने लगती है, यह स्थिति साख की नकारात्मक स्थिति है। और इस प्रकार जब मैंने, मतलब मेरे ऊपर कर्ज का जाल बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, अब बैंक को तो मुझे पैसे देने ही हैं, क्योंकि बैंक से जब हम कर्ज लेते हैं तो उसमें जो है वो हम किसी ना किसी चीज़ को गिरवी धरते हैं, तभी वो देता है, वैसे नहीं देता है बैंक कर्ज। तो उसके लिए वो अपने पैसे लेने के लिए वो हमारे घर बेच सकता है, हमें ही बेचना पड़ सकता है उसको पैसे देने के लिए, घर बेचना पड़ सकता है, हमने जो फैक्ट्री खोली उसको बेचना पड़ सकता है, और भी बहुत कुछ बेचना पड़ सकता है। तो इससे तो मुझे फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, और उल्टा मैं फंस गया और मैं बर्बाद हो गया। तो ये जो है इसकी नकारात्मक स्थिति दर्शाती है साख की। भारत के अक्सर किसानों के साथ ऐसा होता है, भारत में ऐसा बहुत ही दुख की बात है कि किसानों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है, क्योंकि जो फसल है वो तो भगवान के पर निर्भर करता है। अगर बारिश हो गई तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं हुई ओले पड़ गए, और भी बहुत सारी कीड़े लग गए, बहुत सारे ऐसा अकाल पड़ जाता है, तो उसमें क्या होता है, फसल बर्बाद हो जाती है, और उससे जो है किसान जो है कर्जदार हो जाते हैं, कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, और अपनी कृषि भूमि को खो देते हैं, और उनको कर्जा चुकाने के लिए जो है अपनी कृषि भूमि को खोना पड़ता है। इसी के उदाहरण में है कि स्वप्रा की यह समस्या भी, जिसे आप पढ़ सकते हैं बुक में, अगर आप देखेंगे तो एक स्वप्रा है, उसकी भी एक समस्या थी जिसे आप पढ़ सकते हैं बुक में, एनसीईआरटी बुक में, उसको जरूर पढ़ें आप। अब साख की सकारात्मक स्थिति तब होती है जब, कहा गया है कि साख की जो है, यानी बैंक से हमने लोग कर्ज लिया, जो हमारे और कर्जदाता के बीच में जो रिलेशन है उसको हम साख कहते हैं, तो इसकी सकारात्मक स्थिति तब होती है जब ऋण आय बढ़ने में सहयोग करे। जब, मतलब इसको हम सही कब कह सकते हैं, जबकि जो ऋण हमने लिया बैंक से, वो हमारी जो आय है
वो बढ़ाने में सहयोग करे। मान लिया जाए कि मेरे फैक्ट्री पहले से ही चल रही है या फिर मैंने नई भी खोली, तो जो नया फैक्ट्री खुला है वो अच्छा खासा चल रहा है, यानी मुझे जितना कर्ज उसको देना पड़ता है बैंक को, उससे ज़्यादा ही मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मेरा आय बढ़ चुका है। तो इसमें अगर फ़ायदा हुआ तब जो है साख जो मैंने कर्ज लिया उसका सकारात्मक स्थिति है ये। दूसरी कि कर्जदार की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो, यानी जब मैंने बैंक से जो कर्ज लिया, यानी मैंने कर्ज लिया तो मैं कर्जदार हूँ, तो मेरी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले के मुकाबले बेहतर हो। अब मैं धीरे धीरे जो है और ज़्यादा विकसित हो रहा हूँ और ज़्यादा तरक्की कर रहा हूँ और ज़्यादा जो है आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा हूँ। उसकी ऋण की अदायगी समय से पूरी हो जाए, और जो मैंने बैंक से ऋण लिया है तो मैं उसको समय से पूर्ति अगर कर दूं, तो ये सब चीज़ों जो हम इन तीनों चीज़ों में हम जो पढ़ें तो इसमें तो हमारा फ़ायदा हो रहा है ना। एक सिंपल सी बात याद रखिए कि साख की सकारात्मक जिसमें हमारा फ़ायदा हो रहा हो, नकारात्मक जिसमें हमारा घाटा हो रहा हो, तो ये तो अपने मन से आप सोच के लिख सकते हैं। ये तो बस आपको एक इस तरह से चिन्ह है कि आप इसको पढ़कर एक तरह से आप इससे हिंट ले सकते हैं। ये सब चीज़ें तो आपके आसपास चलती रहती है, आप इसको लिख सकते हो। थोड़ा सा बस आपको ध्यान दिया जाता है। ये तीनों सकारात्मक थी। अब अगर हम साख की नकारात्मक स्थिति तब बनती है जब ऋण लिए गए ऋण की अदायगी समय पर नहीं हो। जब हम लिए गए ऋण, यानी जो हमने बैंक ने हमें जो ऋण दिया, हम उसको समय से नहीं चुका पाए। चुका क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि हमारी आमदनी नहीं है। तो ये जो है ये तो हमारा नुकसान हुआ। तो ये है कर्जदार ऋण के जाल में फंस जाता है, और जो मैंने कर्जा लिया मेरे पर धीरे धीरे ब्याज और चढ़ रहा है तो मैं ऋण के जाल में फंस जाऊंगा। उसकी आय बंद होने लगती है, मेरा जो है आय बंद होने लगता है, क्योंकि मेरी फैक्ट्री अच्छी चल नहीं रही है। क्योंकि अगर मेरी फैक्ट्री अच्छी चल गई फिर तो मैं सकारात्मक स्थिति में आ जाऊंगा, फिर तो मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं कर्ज चुका दूंगा। तो कर्ज ना चुकाने का काम तो यही है, क्योंकि उसकी फैक्ट्री अच्छी नहीं चलेगी, उसने जो भी काम किया वो अच्छा नहीं हो पाएगा, उसका जो है धंधा नहीं चल पाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति पहले से खराब हो जाती है। अब जब मेरा जो है मैंने बैंक से कर लिया, मेरा वो चला नहीं, तो मेरी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत ही खराब हो जाती है, तो ये इसका हो जाएगा। अब अगर हम ऋण की आवश्यक शर्तें, अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा बैंक ऋण देता है तो उसकी आवश्यक शर्तें क्या है। वो कुछ शर्त रखता है, तो उसमें से उसकी आवश्यक शर्त क्या है? तो इसमें है कि जब ऋण लिया जाता है तो ऋण पर ब्याज की दर और उसकी अदायगी का समय ऋण समझौते के द्वारा निश्चित हो जाता है। यानी जिस समय हम बैंक से ऋण लेते हैं ना, अब जो आपने पीछे पढ़ा उसको हटाइए। देखिए हर एक टॉपिक में ना जो है अपने दिमाग को रिफ्रेश कीजिए। पीछे की चीज़ों को अगर आप जितना याद करने की कोशिश करेंगे, आगे की चीज़ आपको उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। शुरुआत से पढ़ते हैं कि जब हम ऋण लेते हैं तो उसकी क्या आवश्यक शर्तें होते हैं। बिल्कुल खुले माइंड से समझिए। तो सबसे पहले तो जब हमने ऋण लिया जाता है ना, तो ऋण पर ब्याज की दर, यानी जो ब्याज की दर होती है उस पे जो इंटरेस्ट बढ़ता है, तो उसकी और उसकी अदायगी का समय, यानी उसको देने का समय उसी समय जो है निश्चित हो जाता है कि आपको जो है यानी 2% का ब्याज चढ़ेगा, और आपको 1 साल के अंदर जो है पूरा देना पड़ेगा पैसा, उसी समय हो गया। दूसरी बात ये है कि ऋण लेने वाला व्यक्ति कुछ कीमती सामान जैसे जमीन हो गया, पशु, दुकान की कागज, गाड़ी, इमारत आदि जमानत के तौर पर रखता है, ताकि ऋण अदा ना होने की स्थिति में उसे बेचकर ऋण वसूल किया जा सके। इसको सार्थक ऋण आधार कहते हैं। इसको जो है सार्थक ऋण आधार कहते हैं। अब आपके मन में कई बार ऐसा प्रश्न उठता होगा कि अरे भाई मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं ले लूंगा, कर क्या करेगा बैंक वाला? बैंक वाला थोड़ी ना मुझे लेगा, मुझे लेके मेरे को रख के वो क्या करेगा? मेरे को गिरवी रख के उसको क्या होगा फला? तो वो जो है जब वो बैंक आपको देगा ही नहीं। अगर आपके पास कोई संपत्ति नहीं है तो वो बैंक आपको कर देगा ही नहीं। बैंक, क्योंकि उसको फिर लगेगा कि ये बंदा तो देगा ही नहीं, कल को अगर इसका मान लिया जाए नहीं चला इसका धंधा, तो ये तो फिर देगा ही नहीं कर मुझे। ये फिर इसके पास क्योंकि कुछ है ही नहीं, ये भाग जाएगा। मैं उसको आपसे क्या लेना देना, वो आपको रख के क्या करेगा? तो आपके पास अगर कोई ज़मीन है, कोई कीमती चीज़ है, तो उस पर जो है आपको कर देता है। कर भी कैसे देता है? जितनी कीमती चीज़ रहेगी ना उससे कम का ही वो कर देगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास 10,000 का गाड़ी है और आप जाओगे लाख रुपए का लेने के लिए ऋण, तो वो दे देगा नहीं। 10,000 का गाड़ी है तो 5,000 देगा, 10,000 आपको नहीं देगा। उसको फायदा तो होना चाहिए ना, क्योंकि आप 5,000 ऋण लोगे, 5,000 ब्याज बढ़ाओगे, तो उसको 5,000 तो फायदा होना चाहिए। ये होता है। तो ये भी होता है। ऋण की प्रमुख शर्तें क्या होती है? ब्याज दर, इसका इन्हीं दोनों को जो है यहाँ पर लिखा है। ऋण की प्रमुख शर्तें क्या है? पहला ब्याज दर है, दूसरा है सार्थक ऋण आधार, यानी जमानत। जमानत उस समय आपका जो है कोई वस्तु जो है जमानत पे गिरवी पे रखता है। ये हो गया। भारत के ऋण के स्रोत, भारत में जो है ऋण के स्रोत क्या है? भारत में अगर हम बात करें ऋण के स्रोत,
तो लोग अपने आसपास बहुत से लोगों से ऋण ले सकते हैं भारत में। यानी हम अपने देश में देखें तो हम कर्ज कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। स्रोत क्या होता है? जगह, वो जगह जहाँ से हम कर्ज ले सकते हैं। तो भारत में जो है हम अपने आसपास के लोगों से कर्ज ले लेते हैं। सबसे बड़ा ऋण का स्रोत तो आसपास के लोग ही है। तो कौन जाता है बैंक में लेने के लिए? लोगों पे हमें ज़्यादा भरोसा होता है। बैंक में कोई जल्दी लेता नहीं है। बैंक में लेता है तो बहुत बड़ी अमाउंट लेता है। अगर आपको 5,000 10,000 की ज़रूरत है तो आप वहाँ बैंक में नहीं जाएंगे, आप अपने आसपास के लोगों से ले सकते हैं। ऋण के सभी स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। ऋण के जितने भी स्रोत है ना कर्ज लेने के, उसको दो भागों में बांटा गया है। अब देख लेते हैं भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत। भारत में जो है ऋण के औपचारिक स्रोत, औपचारिक यानी ऑफिशियल। ऐसे तो बहुत सारे अनऑफिशियल, अनौपचारिक यानी अनऑफिशियल तौर पे तो आप बहुत सारी जगह से जो है कर ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑफिशियल की बात करें, जहाँ सरकार के द्वारा जो है भारतीय लोगों के लिए जो है ऋण लेने का स्रोत है, तो उसमें पढ़े तो बैंक, सहकारी समितियों और अन्य सरकारी नियंत्रण वाले संस्था ऋण के औपचारिक स्रोत कहलाते हैं। बैंक जो है सहकारी समितियों यानी कि वही बैंक हो गया, और अन्य सरकारी नियंत्रण वाले संस्थान ऋण के औपचारिक स्रोत कहलाते हैं। जो भी सरकारी नियंत्रण वाली स्थानें हैं ना, जैसे बैंक हो गई हमारी, और भी बहुत सारी है ऐसे, तो ये जो है ये औपचारिक स्रोत है। ऋण के औपचारिक स्रोत पर सरकार रिजर्व बैंक के द्वारा उनकी कार्य प्रणाली पर नजर रखती है। अब जो भी औपचारिक यानी जो भी ऑफिशियल स्रोत है ना ऋण देने के, तो सरकार उस पर ध्यान कैसे रखती है? रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है उस पर ध्यान रखता है। ये स्रोत सरकार की देखरेख में गरीब कमजोर लोगों के हितों का ख्याल रखते हैं। और ये जो स्रोत है ना, इनको ये सरकार इस पे ये भी ध्यान देती है कि ये जो है गरीब गरीब का अधिक शोषण ना कर सके। कोई भी बैंक जो है अपने मन से ब्याज दर नहीं कर सकता है तय, उसको जो है सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। उस पर जो है आरबीआई का जो है फंदा है। यानी आप अगर आपको अगर पंजाब नेशनल बैंक या फिर कोई अन्य बैंक भी अगर आज आपको देता है ऋण, तो उसके लिए जो है उसको सरकार आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं इसको, वो अपनी मर्जी से आपको जो है वो ब्याज नहीं दे सकता है, ब्याज ज़्यादा नहीं कर सकता है। वो जो है आरबीआई जो उसको कहेगा कि आप जो है इस इन कैटेगरी के लोगों को जो है इतने परसेंट पर ब्याज दे सकते हो, तो उसी को वो देगा, अपने मन से नहीं दे सकता है। ऋण के ये स्रोत कर्जदारों के हितों का ख्याल रखते हैं और उनका शोषण से बचाते हैं। ऋण के ये स्रोत सरकारी नियंत्रण में होते हैं, इसलिए ऋण देते समय आवश्यक कागजात और अन्य कानूनी कार्यवाही अधिक करते हैं। मैंने अभी आपको ये बताया, वो सब कुछ देख के ही देते हैं। इसी कारण भारत के अशिक्षित और सीधे साधे लोग थोड़ा ऋण लेते हुए हिचकिचाते हैं। और यही कारण जो है कि जो लोग अशिक्षित है, जो सीधे साधे लोग हैं, वो ना जल्दी बैंक से कर नहीं लेते। उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो बैंक हमारी घर ले ले, द्वार ले ले, ये बेच दे, वो बेच दे, डरते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है ज़्यादा। इन स्रोतों से ऋण लेने के से में समय भी अधिक लगता है, क्योंकि वो ऑफिशियल है, आपको बहुत तरह के कागजात देने पड़ेंगे। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा समय लगता है और अनावश्यक भाग दौड़ करनी पड़ती है, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। इसलिए भी लोग जो है जल्दी नहीं लेते हैं। अगला है कि भारत में ऋण के अनौपचारिक स्रोत। वहीं अगर बात करें अनौपचारिक स्रोत की, जैसे अनऑफिशियल स्रोत की, जो सरकार के अंडर नहीं है, तो वो क्या है? साहूकार, हमारे आसपास साहूकार हो गए, व्यापारी हो गए, मालिक हो गए, रिश्तेदार हो गए, दोस्त आदि, ये सब भी ऋण के जो है अनौपचारिक स्रोत है। यहाँ आपको जो है कोई कागज जमा नहीं करवाना पड़ता है, कोई कुछ नहीं, आप उनसे कहेंगे कि दे दीजिए, बस एक जुबान की कीमत होती है, तो उस पे होता है। ये लोग को उनकी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर ऋण देते हैं। ये जो है आपको जानेंगे तभी ऋण देंगे, वैसे तो देंगे नहीं। और अगर बैंक में आप जाते हैं तो आप चाहे क्यों ना बिहार के हों, अगर आप जाकर ले रहे हैं दिल्ली में ऋण, तो दिल्ली वाला भी देगा। और वहीं आप दिल्ली के व्यक्ति हैं, बिहार में किसी गांव में जाकर उसके मुखिया से मांगेंगे ऋण कि हमें इतने पैसे जो, वो देगा क्या? आपको कहेगा, आपको वो जानता नहीं है तो वो क्यों देगा? इनकी ब्याज दरें बहुत ऊंची होती है, क्योंकि ये लोग जो है जैसे आप अपने गांव के साहूकार से लेंगे, इनसे लेंगे, तो इनका जो है ब्याज दर, क्योंकि इन पे सरकार का तो नियंत्रण है नहीं। इन पे आरबीआई क्या कहेगी कि आप इतना में ले सकते हो? आरबीआई तो इनका कोई लेना देना नहीं है। ये चाहे तो सस्ते भी दे सकते हैं, ये चाहे तो ज़्यादा भी दे सकते हैं, क्योंकि इन पे किसी का नियंत्रण है नहीं, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये बढ़ा के भी दे सकते हैं, घटा के भी दे सकते हैं। इनको पैसे कमाने इसलिए घटाएंगे तो है नहीं, बढ़ा कर ही देंगे। ये कर्जदारों का शोषण भी करते हैं। और अगर आप इनका ऋण नहीं चुका पाए, आपने बॉलीवुड फिल्में देखी ही होगी, बिल्कुल आप उसके शौकीन होंगे कि किस तरह से जो है शोषण करते हैं, ऋण को नाजायज़ तरीके से वसूलते हैं, किस तरह ये जो है नाजायज़ तरीके से वसूलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ज़रूर फिल्में देखिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरह से नाजायज़ तरीके से वसूलते हैं। फिल्मों देख के, आप जो फिल्म देखता है बंदा, वो बिल्कुल अच्छे से बता देगा किस तरह से वसूलता है। आपने गुंडों को देखा ही होगा। कभी कभी कर्जदार इनके जाल में इतना उलझ जाता है कि अपनी आय का अधिकांश हिस्सा ब्याज के रूप में देने के लिए मजबूर हो जाता है और अपना गिरवी रखी संपत्ति से हाथ धो बैठता है। बिल्कुल, ये भी अगर आपने फिल्में देखी होंगी तो बता सकते हैं। तो देखिए, फिल्में जो है हमारे बहुत काम की चीज़ें हैं। अगर आपने ये देखा है तो बिल्कुल एक अच्छी सी फिल्म देखिए जिसमें जो है साहूकार किस तरह से वसूलता है।
अब वो देख के जो है बताइए, कमेंट करके ज़रूर लेकिन बताएगा कि आपने देखी है फ़िल्म या नहीं देखी है। लेकिन भारत में ये स्रोत आज भी अधिक प्रभावकारी है। और भारत की अगर बात करें ना, तो चाहे कैसे भी साहूकार किसी भी तरह से वसूली करता है। फ़िल्मों में आप देखिए, चाहे साहूकार कितना भी गलत हो लेकिन लोग उससे लेते ही हैं, क्योंकि उनको बैंक में इतनी जल्दी मिलता नहीं है, बैंक में बहुत ज़्यादा दौड़-धूप करनी पड़ती है, सब लोगों के पहुँच में नहीं है। तो ये जो स्रोत है, साहूकार हो गए, व्यापारी हो गए, मालिक हो गए, रिश्तेदार हो गए, जो अनौपचारिक स्रोत है वो बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है, क्योंकि ये लोग के नज़दीक होते हैं, क्योंकि ये उनके नज़दीक होते हैं, कोई कागजी झंझट भी नहीं होती, ऋण तुरंत उपलब्ध करा देते हैं, तुरंत पैसे दे देते हैं, क्योंकि इनको तो लेना होता है उनका ज़मीन जायदाद, ये हो जाता है। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है ऋण के और औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों की तुलना। अगर हम ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों की एक बार तुलना कर दें तो इससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए करते हैं तुलना इसका। पहला है औपचारिक स्रोत। बैंक सहकारी समितियों और अन्य सरकारी नियंत्रण वाले संस्थान के अंतर्गत होते हैं। बैंक जो है नियंत्रण होती है सरकार का। अनौपचारिक स्रोत में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त, वाहन, व्यक्तिगत स्रोत इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। वहीं पर अगर बात करें कि सरकार रिजर्व बैंक द्वारा इन पर नियंत्रण रखती है, जो औपचारिक स्रोत होते हैं वहाँ पर सरकार जो है रिजर्व बैंक द्वारा जो है इस पर नियंत्रण रखता है। और अनौपचारिक स्रोत में जो है ये किसी सरकारी नियंत्रण में नहीं होते। आपके रिश्तेदार हो, साहूकार हो, व्यापारी हो, वो थोड़ी ना किसी सरकारी नियंत्रण में है। ये तो जितना मन जितना आपको बढ़ा के दे सकता है, आपको ठगने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आपका ज़मीन जायदाद उनको लेना है। तीसरा, इनकी ब्याज दरें अपेक्षाकृत निम्न होती है। सरकार जो है, क्योंकि उनका तो सरकार का मेन मोटिव होता है लोगों का भला करना, तो ये ब्याज दर कम देते हैं। और इनका मेन, अब अनौपचारिक स्रोत क्या होता है, बिल्कुल उसका उल्टा कर दीजिए। इनका मेन मोटिव होता है आपको हड़पना, आपका जो है बुरा करना। देखिए बिल्कुल उल्टा है, सरकार आपका भला करेगी, ये आपका बुरा करेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि सब करें, लेकिन हाँ, साहूकार हो गए, व्यापारी हो गए, अगर आपको कोई ऋण, देखिए ब्याज दर आपको दो तरीके से मिल सकता है। एक तो आपको ब्याज जोड़ सकता है, एक बिना ब्याज के मिल सकता है। जो लोग ब्याज जोड़ के दे रहे हैं वो आपको लूटना चाहते हैं, बिल्कुल उस पर बच लीजिए। रिश्तेदारी नहीं उसमें निभाइएगा, बिल्कुल वो आपको लूटेंगे। वहीं बात करें, इनसे कर्जदार का शोषण नहीं होता है। ये जो है बैंक जो है, तो ये कर्जदार का शोषण नहीं करना चाहते हैं। अब अगर हो जाता है, अगर वो नहीं चुका पाता है फिर तो बात अलग है। फिर तो उनको ना चाहते हुए भी जो है उनकी ज़मीन लेनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने भी किसी से कर लिया है। लेकिन ये जो है ये तो शोषण ही करना चाहते हैं। अब नहीं कर पाते हैं, ये बात अलग है। इनमें कागजी कार्यवाही अधिक होती है। इनमें जो है सरकार औपचारिक काम है, ऑफिशियल काम है। सरकारी काम तो फेमस है भारत में, बहुत ज़्यादा उसमें लगता है। फिल्में देखी होगी तो आपको ये भी पता होगा। इनमें कागजी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनको आपको लूटना होता है, तो इतना कागजी कार्यवाही थोड़ी करेंगे। अब देखते हैं अगला है कि बैंकों व सहकारी संस्थाओं को अधिक ऋण देने चाहिए, क्यों? कहा गया है कि जो बैंक व सहकारी संस्थान वही सरकारी संस्थान होता है, तो को अधिक ऋण देना चाहिए, क्योंकि इनसे लोगों की आय बढ़ जा सकती है। अब कहा गया कि बैंक जो है या फिर सहकारी संस्थान जो है, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, तो लोगों को जो है इनको ज़्यादा से ज़्यादा कर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? तो इसका पहला कहते हैं वो कि इनसे लोगों की आय बढ़ सकती है। बिल्कुल, अगर आपको कर मिलता है तो आप क्या करोगे, उससे कोई अच्छी सी कंपनी खोलोगे, चल पड़ी तो निकल जाएगी आपकी, नहीं चली तो डूब भी सकते हो। लेकिन हर घूंट में स्वैग वाला पियो अमाउंट, रिक्स रिक्स में ही नाम छुपा है, आपने देखा ही होगा। रिक्स उठाओगे तभी तो नाम बनाओगे। दूसरा है कर्ज सस्ता मिलता है। इसमें जो है कर्ज भी आपको सस्ता मिलेगा, बिल्कुल कम ब्याज पर वो कर्ज देते हैं। कमज़ोर व गरीब की अधिक कर मदद हो सकती है। कमज़ोर व गरीब की अधिक मदद हो सकती है, बिल्कुल। उद्योग से व्यापार को बढ़ाया जा सकता है। मैंने यही अभी आपको ऊपर से बताया कि आपकी फैक्ट्री खुल गई, आपका अच्छा चल रहा है, आपने कर लिया, आपकी फैक्ट्री खोली, बहुत अच्छा चल गया, अब ऊपर बढ़ जाओगे। नहीं चला तो फिर आपको पता ही है। सस्ता और सामर्थ्य कर्ज देश के विकास में सहायता होती है। अब सस्ता, क्योंकि वो सस्ता है और हर एक लोगों के जो है अंडर में है, सामर्थ्य है, तो इसमें देश का विकास भी होगा, क्योंकि देश लोग विकास करेंगे तो देश भी विकास करेगा। ग्रामीण क्षेत्र में इनके विस्तार की अधिक आवश्यकता है, और इसके साथ साथ जो है कुछ इसमें सुधार भी होने चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी लोग फिल्में देख देख के साहूकार से ही पैसे लेते हैं। तो उनको भी बताना चाहिए, ताकि आने वाली फिल्में में साहूकार शोषण ना कर सके। फिल्में देखी होगी तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब है कि निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। निर्धनों का जो है स्वयं सहायता समूह। अब देखिए, इसमें सबसे पहला बात है कि आपको याद होगा भाई कि जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला। तो यही है, निर्धनों का कोई नहीं है भाई, गरीब का आजकल दुनिया में कोई नहीं है, तो उसका स्वयं सहायता समूह है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोग विशेष कागजात और ऋण धार के अनुपलब्धता के कारण गरीब लोग बैंकों से ऋण नहीं ले पाते हैं, और साहूकार और महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, जिसके कारण गरीब लोग इनके शोषण के डर से उधार नहीं ले पाते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो
गरीब लोग होते हैं बैंक में उनसे बहुत ही विशेष कागजात मांगे जाते हैं, उनसे जो है संपत्तियां उनको जो है जमानत के तौर पे ली जाती है, तो बहुत सारे लोग नहीं ले पाते हैं कर। और गांव में वो किस लिए नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो साहूकार हैं, महाजन की ब्याज दरें बहुत अधिक देखते हैं, जो उनको कि पहले ही पता चल जाता है कि उसको तो हम ऐसे भी नहीं चुका पाएंगे, तो इसलिए भी वो नहीं ले पाते हैं। हाल के कुछ वर्षों में अगर देखें तो गरीब लोग के लिए उधार जुटाने के कुछ नए तरीके आजमाए गए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, विशेषकर गरीब महिलाएं छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह से बनाने में छोटी बचत पूंजी को एकत्र कर ऋण के समस्या को हल करने का प्रयास किया गया है। मतलब हाल के दिनों में जो हुआ है गांव में कि बहुत सारे जो है गरीब औरतों ने एक समूह बनाया और साथ में मिलकर जो है, क्योंकि एकता में बल है, साथ में मिलकर अगर 10-10 रुपये भी जुटाते हैं तो 100 रुपये हो जाता है, तो उससे जो है ऋण संबंधी जो है समस्याओं से वो हल करने का प्रयास किया है। इसमें एक सहायता समूह 15 से 20 सदस्य मिलकर नियमित रूप से बचत करते हैं। एकत्र बचत से सदस्य अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कर्ज ले सकते हैं। और जो 20-30, जैसे इसको हम आमतौर पर कमेटी भी कहते हैं, इसमें 20-30 लोग जो है पैसे मिलाते हैं और जिनको भी ज़रूरत होता है वो पैसे ले लेते हैं। समूह लगातार बचत करके इस योग्य हो जाता है कि बैंक भी ऋण में इनकी मदद कर देते हैं। और समूह मतलब इस तरह से, अब क्योंकि ये गरीब समूह इस तरह से बचत करने लगते हैं कि धीरे धीरे इनकी पहचान बढ़ती है और बैंक को भी इन पे भरोसा होता है कि नहीं, ये 10 समूह है, ये जो है दे देंगे पैसे, तो इनकी मदद वो भी कर देते हैं। ये समूह अपने सदस्यों की छोटी छोटी ऋण की जरूरतों, जैसे कि घर बनाने, अपनी फसल बोने, कारोबार करने में मदद करते हैं। आज जैसे आप कमेटी देखते हैं, कमेटी इसी का एक उदाहरण है। कमेटी क्या है, इसी का एक उदाहरण है। अब है निर्धनों के स्वयं सहायता समूह की विशेषताएं। निर्धनों की जो है स्वयं सहायता समूह जो वो बनाते हैं, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं वो हम देखेंगे। तो इस समूह में बचत और ऋण से संबंधित सभी निर्णय सदस्य आपसी सहमति से स्वयं लेते हैं। ये जो है, इसमें जो है बचत हो या फिर ऋण किसको देना है, तो सभी सदस्य आपस में बैठ के देख लेते हैं कि किनको ज़रूरत है, तो उससे जो है ये कर लेते हैं। ऋण देने और लौटाने की सभी जिम्मेदारी समूह की होती है। और ऋण देने या लौटाने की सभी जिम्मेदारी, अगर बैंक से उन्होंने ऋण लिया भी है तो लेने और लौटाने का जिम्मेदारी एकदम बिल्कुल समूह की होती है। वो जो समूह है उन सबको लौटाना होता है। ऐसे सदस्यों को भी ऋण आसानी से मिल जाता है जिनके पास कोई ऋण धार नहीं है। और उसमें जैसे 20 लोग हैं तो उसमें ऐसे सदस्यों को भी ऋण आसानी से मिल जाता है जिनके पास मतलब जमानत के लिए कोई विशेष संपत्ति नहीं है। समय पर ये समूह बैंक से भी मदद ले लेते हैं। ब्याज की दर बहुत कम होती है। ये जो होते हैं, जो 20-30 लोग मिलकर अपना समूह बनाते हैं, तो उनमें ब्याज की दरें बहुत कम होती है, क्योंकि इनका मेन मोटिव कमाना नहीं होता है, इनका मेन मोटिव मदद करना होता है। ये ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाते हैं। स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो है ना, वो ज़्यादातर जो है बैंक वैंक में जा नहीं सकते हैं, कर साहूकार ये सबसे लेंगे तो उनको ठगने के लिए रहते हैं हमेशा बैठे हुए। ग्रामीण क्षेत्र में जो है लोगों को स्वावलंबी बनाते हैं। ये समूह लोगों को संगठित करके जागरूक बनाते हैं और उनकी सामाजिक समस्याओं जैसे कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और घरेलू हिंसा पर चर्चा कर हल निकालते हैं। ये जो है हमारे बहुत ही आर्थिक तौर से भी जो है बहुत ही प्रमुख हैं। अब यहाँ पर आपके ये सब गृह कार्य है, तो आपको खैर गृह कार्य से कुछ करना नहीं है। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। हमें बहुत सारी कमियां भी है, बहुत सारी हमसे गलतियां होती है, तो उसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। आपको अगर अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे।